हेलो नमस्कार साथियों। आपके अपने परिवार शिक्षा 24/7 में आप सभी का दिल खुलकर स्वागत है। तो दोस्तों देखिएगा, हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें लेखपाल से संबंधित पिछली सालों में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो सारे हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा हमने इनको 4 सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग 4 भागों में बांटा है। यानी कि जो लेखपाल परीक्षा होती है उसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि सामान्य जानकारी, हिंदी, गणित और ग्रामीण परिवेश। तो दोस्तों हमने क्या किया है कि इस श्रृंखला में हमने 4 भागों में बांटा है चारों सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमने पहले हिंदी की सारे प्रीवियस क्वेश्चन करा चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी के सारे जितने भी पिछले सालों में लेखपाल से संबंधित प्रीवियस पेपर हुए हैं वो सारे करा चुके हैं। अब दोस्तों इस श्रृंखला में हम दूसरे भाग को करा रहे हैं जिसमें सामान्य जानकारी से संबंधित पेपर कराए गए थे जो पिछले पूछे गए थे लेखपाल में। तो दोस्तों इसी प्रकार हम आगे भी सारी प्लेलिस्ट उपलब्ध कराएंगे, यानी कि आपको लेखपाल से संबंधित सारी प्लेलिस्ट उपलब्ध करा देंगे सब सब्जेक्ट वाइज। आप जाकर के शिक्षा 24/7 पर जाकर के सारी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। दोस्तों देखिएगा, आज हम चर्चा करते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन से पेपर किए हैं। देखिएगा दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी तक हमने कौन कौन से पेपर कर लिए हैं और आज आज कौन सा पेपर करने वाले हैं और आगे किस किस पेपर को करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, आपको हम बता दें कि अभी तक हमने सामान्य जानकारी में देखिएगा राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 प्रथम पाली का पेपर कर चुके हैं दोस्तों। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का द्वितीय पाली का भी दोस्तों हम कर चुके हैं। चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 प्रथम पाली का भी पेपर हम दोस्तों कर चुके हैं। आज दोस्तों हम चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में द्वितीय पाली का पेपर आज हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज कौन सा पेपर करेंगे? चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 द्वितीय पाली का। ठीक है, ये सारे हम अभी तक कर चुके हैं, राजस्व लेखपाल के प्रथम पाली, द्वितीय पाली का और चकबंदी का प्रथम पाली का। ठीक है, आज ये करेंगे दोस्तों और आगे भी हम ये 2008 में जिलेवार चकबंदी लेखपाल के ये सारे पेपर हम धीरे धीरे कर लेंगे। ठीक है, हिंदी का हम पहले ऑलरेडी करा चुके हैं, वो आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा दोस्तों, आपको बता दें चकबंदी लेखपाल परीक्षा द्वितीय पाली, कौन सी? द्वितीय पाली। दोस्तों एक इसकी परीक्षा तिथि थी 8 नवंबर 2015। सामान्य जानकारी दोस्तों 2015 में जो चकबंदी लेखपाल परीक्षा हुई थी वो 8 नवंबर 2015 को हुई थी और दोस्तों इसमें 40 प्रश्न पूछे गए थे सामान्य जानकारी के। सामान्य जानकारी के कितने प्रश्न पूछे गए थे? 40, यानी कि 4 सब्जेक्टों में अलग अलग 40 प्रश्न पूछे गए, यानी कि 160 प्रश्न का पूरा पेपर था। ठीक है, टोटल प्रश्न 160 पूछे गए थे, 40 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आज शुरू करते हैं। देखिएगा देखिए प्रश्न नंबर 1, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो बताइएगा जल्दी से दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज हम जो पेपर लेके आए हैं दोस्तों, इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे दोस्तों। यानी कि एकदम इसको प्रीवियस पेपर की तरह ना लेकर के हम एक इस तरीके से लेंगे कि अगर हमारा कोई भी साथी इस क्लास को देख के जाता है तो एग्जाम में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हमने डाले हैं इसमें। यानी कि प्रीवियस पेपर में जिसको एकदम पोस्टमार्टम तरीके, हर एक प्रश्न का पोस्टमार्टम किया है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए लास्ट टाइम में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी ये क्लास। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन, इसको सतलज कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? दोस्तों कौन सी है? सतलज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिएगा दोस्तों, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में ना होकर मानसरोवर झील के निकट एक राकस ताल जो तिब्बत में है, इस नदी की यानी कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? राकस ताल, तिब्बत से। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर है। और दोस्तों ये चिनाब में आकर मिल जाती है। कहाँ पे? चिनाब में। दोस्तों ये नदी चिनाब में आकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 क्या है? इनमें से कौन वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं? तो दोस्तों देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। उमा भारती, मुख्तार अब्बास नकवी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, राधा मोहन सिंह। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिएगा दोस्तों, वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की मंत्री कौन है? राधा मोहन सिंह। ठीक है। और देखिए कि पूर्व में इस मंत्रालय का नाम, यानी कि केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है दोस्तों, पूर्व में इसका नाम क्या था बताइए? पूर्व में इस मंत्रालय का नाम कृषि मंत्रालय था। क्या था? कृषि मंत्रालय। ठीक है दोस्तों। और हाल ही में जिसे क्या बोला जाता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 देखिएगा क्या है कि वर्तमान वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, देखिएगा लगभग 10 मिलियन टन बढ़ा है, न घटा है और न बढ़ा है। लगभग 8 मिलियन टन बढ़ा है, लगभग 8 मिलियन टन घटा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि दोस्तों लगभग 8 मिलियन टन घटा है। देखिएगा 2014-15 में पिछले वर्ष 13-14 की तुलना में दोस्तों सकल खाद्यान्न उत्पादन 8 मिलियन टन घटा है। ठीक है। देखिएगा कि 2013 और 14 में कुल खाद्यान्न उत्पादन था 265। ठीक है। और दोस्तों 14-15 में कितना था? देखिएगा 14-15 में था 257। कितना है? 257। तो दोस्तों इसमें कितने की कमी हुई है? 8 मिलियन टन। ये 265 था 13-14 में, और 14-15 में दोस्तों 257। तो 8 मिलियन टन की इसमें क्या हुआ है? घटा है। ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या है? 2016 के रियो ओलंपिक में कितने प्रकार के खेलों की प्रतिस्पर्धा होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? बताइएगा 42, 45, 10, 41। दोस्तों देखिएगा इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया 42। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। देखिएगा दोस्तों वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक में कुल 42 प्रकार की खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। यह ओलंपिक 31वें नंबर का है। ये जो ओलंपिक है 2016 का, इसका संस्करण था 31वां। ठीक है। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो। ठीक है दोस्तों। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे है ये? ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों। जो 2016 का ओलंपिक हुआ था, इसका संस्करण था दोस्तों 31वां, और रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था इसका आयोजन। ठीक है दोस्तों। देखिएगा मैं आपको बता दूं कि जो ओलंपिक खेल था ये 31वें नंबर का था, और दोस्तों इसमें भारत का स्थान था 67वां। भारत का स्थान कितना था? 67वां। ठीक है। और शीर्ष देश था दोस्तों इसका अमेरिका। और दोस्तों इसमें भारत ने 2 मेडल जीते थे। दोनों मेडल दोस्तों महिला वर्ग में जीते थे। पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता दोस्तों, और साक्षी मलिक ने दोस्तों कांस्य पदक जीता। ठीक है। और पुरुष वर्ग में कोई भी पदक नहीं जीता, यानी कि 2 मेडल जीते थे। पीवी सिंधु ने सिल्वर, साक्षी मलिक ने कांस्य पदक। और भारत की रैंकिंग थी 67वीं। और दोस्तों कौन से नंबर के थे? 31वें नंबर के। और 2016 के रियो ओलंपिक कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों। चलिएगा देखिएगा आपको हम और महत्वपूर्ण प्रश्न बता देते हैं। देखिएगा दोस्तों हमने इस प्रीवियस पेपर को भी बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है। इसमें जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो रिलेटेड करते हुए, यानी कि सारे प्रश्नों का हमने पोस्टमार्टम किया है दोस्तों। अगर हमारे किसी भी साथी की अगर किसी भी कारणवश तैयारी नहीं हो पाई है, अगर लास्ट टाइम पर भी अगर हमारे सारे प्रीवियस पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ के चला गया ना दोस्तों, तो यकीन मानिएगा बहुत अच्छे नंबर लेके आएगा। ठीक है। उसको ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा परीक्षा हॉल में कि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, उससे एक भी प्रश्न नहीं हल हो पा रहा है दोस्तों। ये क्लास उसको बार बार याद आएगी प्रीवियस पेपर में, यकीन दिलाता हूँ। हमारी एक भी प्रीवियस क्लास की अच्छी तरीके से आप देख के जाते हो तो 2 से 3 प्रश्न हर एक परीक्षा में छपेगा दोस्तों। हर एक परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है। चलिएगा दोस्तों शुरू करते हैं। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? बताइएगा दोस्तों कहाँ पर हुआ था? बताइएगा दोस्तों। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था कहाँ पर? टोक्यो, जापान। टोक्यो। 32वें नंबर के जो ओलंपिक हुए थे दोस्तों 2021 में, कहाँ पर हुए थे दोस्तों? टोक्यो, जापान में। ठीक है। 32वें
ओलंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों टोक्यो जापान में, ठीक है। और भारत का कौन सा स्थान रहा दोस्तों, भारत का स्थान रहा था 48, कौन सा 48, 48वां स्थान, ठीक है दोस्तों। शीर्ष पर कौन था, शीर्ष देश था दोस्तों अमेरिका, ठीक है। प्रथम स्थान अमेरिका का था, भारत का 48वां स्थान। और भारत ने कितने पदक जीते दोस्तों, 7 पदक। कौन कौन से देखिएगा, 1 2 4, यानी कि 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत, 4 कांस्य, ठीक है। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 कांस्य पदक, ठीक है दोस्तों। और देखिएगा उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें ध्वजवाहक कौन थे, जो समारोह उत्पादन में MC मैरी कॉम, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, ठीक है। कौन कौन थे, MC मैरी कॉम, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, ठीक है दोस्तों। देखिएगा आगे, देखिएगा दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक समापन समारोह के ध्वजवाहक, जो समापन समारोह था उसके ध्वजवाहक थे दोस्तों बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता, यानी कि दोस्तों टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता किस किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता। देखिएगा दोस्तों, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ने दोस्तों 1 गोल्ड मेडल जीता, कौन सा गोल्ड मेडल, 1 गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। इनका खेल था जेवलिन थ्रो, जेवलियन थ्रो दोस्तों, यानी कि भाला फेंक, ठीक है। इनने जो गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में। और दोस्तों इनने कितनी दूर भाला फेंका, 87.58 मीटर, ठीक है। ये याद रखनी है दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, कितनी दूरी तक इन्होंने भाला फेंका था, 87.58 मीटर, ठीक है दोस्तों। और ये किस राज्य से संबंधित है, हरियाणा से, ठीक है दोस्तों। देखिएगा मीराबाई चानू, मीराबाई चानू ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता, सिल्वर मेडल, ठीक है दोस्तों। और ये किस राज्य की हैं, मणिपुर की। और इनका खेल कौन सा है दोस्तों, मणिपुर, ठीक है। भाला इनका था दोस्तों भारोत्तोलन, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता, मणिपुर के राज्य की हैं। और भारोत्तोलन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है दोस्तों। और ये मणिपुर की हैं। रवि दहिया, दोस्तों रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता, ये हरियाणा के हैं। और इनका खेल है दोस्तों कुश्ती, क्या है दोस्तों, कुश्ती, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न क्या है, देखिएगा दोस्तों, लवलीना बोरगोहेन, दोस्तों लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, क्या दोस्तों, बॉक्सिंग, लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने दोस्तों ये जो चारों खिलाड़ी हैं ना, लवलीना बोरगोहेन, PV सिंधु, बजरंग पूनिया, पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता, ठीक है। हमारा 1 गोल्ड हो गया, 2 सिल्वर हो गए, 4 हो गए कांस्य पदक। लवलीना बोरगोहेन, PV सिंधु, बजरंग पूनिया, पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन का खेल दोस्तों बॉक्सिंग है, ठीक है दोस्तों। और PV सिंधु का बैडमिंटन है, बैडमिंटन, क्या है दोस्तों, बैडमिंटन, ठीक है। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। बजरंग पूनिया कुश्ती, इनका हरियाणा से संबंधित है। पुरुष हॉकी टीम ने दोस्तों कांस्य पदक, ठीक है दोस्तों। अब दोबारा आपको रिवाइज करा दे, देखिएगा, गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता, सिल्वर मेडल मीराबाई चानू, रवि दहिया सिल्वर मेडल, लवलीना बोरगोहेन, PV सिंधु, बजरंग पूनिया, पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता, ठीक है। चलिएगा दोस्तों अगले प्रश्न हमारे देखिएगा क्या है, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है, बताइएगा दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है, लसाल गांव, इसको वाह कर लेना दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, वाह गा की जगह, ठीक है, लसाल गांव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया लसाल गांव, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ पे है, लसाला गांव, यानी नासिक, नासिक महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, दोस्तों इसका प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा क्या है दोस्तों।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। दोस्तों ये याद रखना, ये उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी और भारत की भी दोस्तों पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी ही। ठीक है, देखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी, जबकि विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों नेहरू जी की बहन थी। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बताते हैं हम आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए दोस्तों आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हमने आपको बता ही दिया, सुचित्रा कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री दोस्तों सुचित्रा। प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। इसी प्रकार प्रश्न दोस्तों एक और बनता है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारत की पहली राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला है सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल वही दोस्तों हमने बता दिया जैसे कि सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे भारत के प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री, भारत के प्रथम महिला ये दोस्तों मायावती हैं। ठीक है दोस्तों, भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बताइएगा कौन है, गोविंद बल्लभ पंत। दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुचित्रा कृपलानी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। दोस्तों आपको हम रिवाइज करा देते हैं, देखिएगा जल्दी से रिवाइज करिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। ठीक है, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती, भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है दोस्तों, ये सब को याद हो गया हम आशा करते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न देखिएगा हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू हो जाने वाली जन धन योजना, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 28 अगस्त 2014। ठीक है दोस्तों, 28 अगस्त 2014। अब दोस्तों 25 सितंबर दो ये भी बता देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। 25 सितंबर 2014 को कौन सी योजना शुरू की गई थी? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय। कौन सी दोस्तों? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखिएगा जो 2 अक्टूबर 2014 को कौन सी योजना शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन। क्या दोस्तों? स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। 28 अगस्त 2014 को दोस्तों जनधन योजना, 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे भी हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं कराने जा रहे हैं। जितने भी रिलेटेड योजनाएं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है। देखिएगा जनधन योजना हम बता चुके हैं कब शुरू की गई थी दोस्तों, 28 अगस्त आपको पता ही है, 28 अगस्त 2014। और दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014। और मेक इन इंडिया दोस्तों, मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014, 28 सितंबर 2014। ठीक है दोस्तों, जनधन योजना कब शुरू की गई? 28 अगस्त 2014 को। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे देखिएगा, आगे की बहुत सारी महत्वपूर्ण योजना है। स्वच्छ भारत मिशन आपको हमने बता ही दिया, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 2014। और दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दोस्तों 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से स्टार्ट की गई थी दोस्तों। उजाला योजना दोस्तों
1 मई 2015, 1 मई 2015 दोस्तों। ये बिहार एलईडी से संबंधित है। एलईडी जो बल्ब हैं, ठीक है दोस्तों, बिहार से स्टार्ट की गई थी। चलिएगा और देखिएगा दोस्तों, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण योजना हैं। देखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री दोस्तों उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, 1 मई 2016 को शुरू की गई थी दोस्तों। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 दोस्तों, बताइएगा कब स्टार्ट की गई थी दोस्तों। 2.0 ये दोस्तों उत्तर प्रदेश महोबा, 10 अगस्त 2021 को, ठीक है दोस्तों, 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। और दोस्तों नमामि गंगे, दोस्तों जो नमामि गंगे योजना है वो दोस्तों 7 जुलाई 2017, 7 जुलाई 2016 को शुरू की गई, यानी कि गंगा नदी की सफाई के लिए। ठीक है, चलिएगा आपको हम दोस्तों एक बार सारी योजनाएं दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा बनेगा, कोई नहीं, लेकिन जिनके लिए महत्वपूर्ण है और जिनको देखना है वो देखेंगे। ठीक है, और शांति से पूरा वीडियो देखना एक धैर्य के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। प्रीवियस की तरह ना कराकर एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये पूरी क्लास डिजाइन की है और हर एक प्रश्न का पोस्टमार्टम किया है दोस्तों। मैं यकीन दिलाता हूँ अगर हमारा कोई भी साथी लास्ट टाइम में भी एक प्रीवियस पेपर की क्लास देख के जाता है, वो दोस्तों अपने सारे साथियों से बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा। देखिएगा दोस्तों, बता दें, जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, 25 सितंबर 2014 को दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना शुरू की गई। देखो दोस्तों 28 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोस्तों 22 जनवरी 2015 को। उजाला योजना दोस्तों 1 मई 2015 बिहार एलईडी से संबंधित है दोस्तों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों 1 मई 2016 को शुरू की गई एलपीजी कनेक्शन से। ठीक है, नमामि गंगे 7 जुलाई 2016। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न बताइएगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों। देखिएगा 20,000 करोड़ के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित की गई दोस्तों। कितनी नदियां, अभी हमने ये आगे अभी प्रश्न पढ़ा है, किससे संबंधित थी दोस्तों, बताइएगा। केवल गंगा नदी की सफाई के लिए ओनली एक नदी शामिल की गई है, गंगा। ठीक है, देखिएगा पंचवटी बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत केवल गंगा नदी को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के तहत गंगा निर्जलीकरण हेतु 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 20,000 रुपये जो बजट पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इसके लिए रखा गया था, यानी गंगा की सफाई के लिए, नमामि गंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 9, दो व्यक्तियों के दोस्तों वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल कितना होता है, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लगभग 20 डेसिबल। ठीक है दोस्तों, क्या लगभग 20 डेसिबल। दो व्यक्तियों की वार्तालाप आवाज़ डेसिबल 20 डेसिबल। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ए। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, क्या दोस्तों जल्दी से बताइए। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, कोई कैलोरी नहीं होती। क्या दोस्तों, कोई कैलोरी नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, प्रश्न नंबर 10 का बी। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर पानी में जीरो कैलोरी ऊर्जा होती है। ऊर्जा की मापन के यूनिट को कैलोरी कहते हैं, जबकि कार्य के मापन की यूनिट को जूल कहते हैं। दोस्तों कार्य के मापन की यूनिट को जूल कहते हैं। ठीक है, किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा, यानी कि किसी कार्य करने की क्षमता को दोस्तों ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और इसके 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ऊर्जा के दोस्तों 2 प्रकार होते हैं, स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 दोस्तों क्या कह रहा है कि अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है, बताइएगा। क्या तपिश अधिक करता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पॉलीमर। दोस्तों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अग्नि दुर्घटना में पॉलीमर अधिक तपिश पैदा करता है। पॉलीमर पॉलीथीन आदि अजैव अपघटक पदार्थ हैं, जिससे सर्वाधिक प्रदूषण वातावरण में फैलता है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 12, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर कृषि मंत्रालय द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का तय किया जाता है। यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो दोस्तों किसके द्वारा तय किया जाता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर कृषि मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों,
चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है दोस्तों? बताइएगा गेहूं का समर्थन मूल्य क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1450 प्रति क्विंटल। देखिएगा दोस्तों, आपको बता दें भारत में फसलों जैसे रबी, खरीफ और जायद और खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। दोस्तों 2015-16 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों कब 2015 और 16 में कितना था दोस्त, कितना है दोस्तों? 1450 रुपये प्रति कुंटल रहा है। और दोस्तों वर्ष 2016-17 में 1525 ये हुआ है दोस्तों 16-17 में, ठीक है दोस्तों, प्रति कुंटल। वर्ष 17-18 में दोस्तों 1625, 17-18 में दोस्तों, 17-18 में दोस्तों कितना हुआ है? 1625, ठीक है दोस्तों। और देखिएगा दोस्तों एवं 18-19 में 1735 दोस्तों, 18 और 19 में 1725 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दोबारा हम बता दें आपको, वर्ष 15-16 में दोस्तों गेहूं का समर्थन मूल्य 1450 प्रति क्विंटल रहा है। वर्ष 16-17 में दोस्तों 1525 रुपये प्रति क्विंटल, और वर्ष 17 और 18 में दोस्तों 1625 रुपये प्रति क्विंटल एवं 18 और 19 में दोस्तों 1735 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिएगा प्रश्न नंबर 14, इसका जल्दी से राइट आंसर बताइए। पुरस्कृत फिल्म लाइफ लाइन्स 126 देशों में 14,000 बार एक शिक्षण उपकरण के रूप में देखा गया है। भारत के किस राज्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। देखो दोस्तों, जो पुरस्कृत फिल्म लाइफ लाइन्स है, जिसे 126 देशों में 14,000 बार एक शिक्षण उपकरण के रूप में देखा गया है, भारत के उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 15, समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई गई? दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 15 का दोस्तों, 15 का दोस्तों राइट आंसर हो गया 2 जून 2015, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2 जून 2015। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। क्या है दोस्तों? देखिएगा कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संघाई। कहाँ पर है दोस्तों? संघाई। ओके, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई यानी चीन में है। वर्ष 2015 में संपन्न हुई ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स बैंक की स्थापना को स्वीकृत किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत के केबी कामत ब्रिक्स में बैंक के प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों आपको बता दें ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय हो गया संघाई, चीन। और दोस्तों जो ब्रिक्स है BRICS दोस्तों, ब्रिक्स संगठन है, इसमें दोस्तों 5 बड़े देश शामिल हैं। देखिएगा कौन सा है? ब्राज़ील, रूस, ब्रिक्स, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बताते हैं इसके बारे में हम आपको। देखिएगा ब्रिक्स संगठन में 5 बड़े देश हैं, कौन कौन से हैं 5? देखो, बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया दोस्तों रूस, आई से हो गया दोस्तों इंडिया, सी से हो गया दोस्तों चीन और एस से हो गया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, 5 बड़े देश कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे देखिएगा, और भी हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। देखिएगा 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है दोस्तों भारत। जो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी दोस्तों भारत ने की थी, यानी कि नरेंद्र मोदी। अध्यक्षता किसने की थी? मोदी जी, नरेंद्र मोदी। और दोस्तों किस शहर में हुई? नई दिल्ली। कहाँ पर हुई दोस्तों? नई दिल्ली। ठीक है, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेजबान देश था भारत था दोस्तों, अध्यक्षता मोदी जी ने करी, और कौन से शहर में दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिएगा आगे भी देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी,
इज द राइट आंसर भारत। यानी कि निम्नलिखित में से भारत देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिएगा, भारत विश्व का सर्वाधिक नींबू उत्पादक करने वाला देश है। ठीक है, विदित है कि आम, अमरूद, आंवला आदि फलों के उत्पादन में भी भारत विश्व में शीर्ष पर है। और कौन कौन से उत्पादन में दोस्तों भारत शीर्ष पर है? आम, अमरूद, और आंवला। ठीक है, इनमें भी दोस्तों भारत शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 18 दोस्तों। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, चीन युआन। ठीक है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगस्त 2015 में दोस्तों 2015 में मुद्रा युआन का अवमूल्यन किया गया। कौन सी? युआन, जो चीन की मुद्रा है युआन। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार में क्या हो गया दोस्तों? गिरावट दर्ज की गई। दातव्य कि दोस्तों भारतीय मुद्रा रुपया का अवमूल्यन 1949, 1966, 1981 में किया। दोस्तों भारत में जो भारतीय मुद्रा जो रुपया है उसमें भी दोस्तों कई बार अवमूल्यन हुआ है। देखो दोस्तों कौन कौन सी वर्ष में हुआ है? 1949 में हुआ है, 1966 में हुआ है, और दोस्तों 1991 में भी अवमूल्यन हुआ है जो भारत की मुद्रा रुपया। और दोस्तों चीन की जो मुद्रा है युआन, उसमें 2015 में अवमूल्यन दर्ज किया गया। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 19। देखिएगा दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा दोस्तों, बताइएगा इसका जल्दी से राइट आंसर कमेंट में। दोस्तों वीडियो आपको क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा दोस्तों। आपका कमेंट हमें एक मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आएँ दोस्तों। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो शिक्षा 24/7 को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो हमारे आगे आने वाली जितनी भी क्लास हैं आपको आसानी से मिल जाएंगी। और दोस्तों दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। चलिएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। देखिएगा दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व भर में मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 6 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। और दोस्तों 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? ओजोन दिवस। देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण से हम लेके आए हैं। देखिएगा, आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। यानी कि इस क्लास को हमने एकदम बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है, यानी कि सारे प्रश्नों का पोस्टमार्टम, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं पोस्टमार्टम क्लास। दोस्तों यकीन मानिएगा, आप हमारे साथ कुछ टाइम बिताइएगा और आपको दोस्तों हम जीके में एकदम परफेक्ट कर देंगे, एकदम पोस्टमार्टम तरीके से क्वेश्चन कराएंगे। और दोस्तों बार बार याद कराने की हमारी जिम्मेदारी रहेगी दोस्तों। इतनी बार आपको हम रिवाइज करा देंगे ये सारे प्रश्न कि आपको दोस्तों बिल्कुल से याद हो जाएंगे। और एग्जाम हॉल में आप जब एग्जाम दे रहे होंगे ना दोस्तों, ये सवाल आपके दिमाग में एकदम ऐसे घूम रहे होंगे दोस्तों कि हमने ये सारा पढ़ा है। आपको बिल्कुल कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा दोस्तों, विश्व जल दिवस। देखिएगा दोस्तों, हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनको याद कर लीजिएगा। बहुत ही परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। विश्व जल दिवस दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 मार्च। ठीक है दोस्तों। और पृथ्वी दिवस दोस्तों, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। दोस्तों ये 22 का जोड़ा याद कर लेना, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। जो 22 का ये देखो जोड़ा है, मैं आपको लेके आया हूँ दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 22 मई। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून। दोस्तों कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून। चलिएगा आगे देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, क्या दोस्तों? देखिएगा, भारत में मतदान एक विधिक अधिकार है और मत देना स्वेच्छा पर अधिकार है। भारत में जो मतदान है दोस्तों एक विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है हमारा वोट डालना, और मत देना स्वेच्छा पर निर्भर है। हम दें या ना दें वो हमारी इच्छा पर निर्भर है। और दोस्तों हम आपको इस मतदान और इस वोट के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे कि इसकी पावर क्या है।
देखिएगा दोस्तों, आगे चलिएगा, देखिएगा देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि एकदम पोस्टमार्टम कर दिया दोस्तों। जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जितने भी हमने कवर कर सके, जितना भी हमसे हुआ है हमने सारे कवर करने की कोशिश करी है कि हम अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करा पाएँ। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही नहीं है, आप देख लेना कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। देखिएगा दोस्तों, मतदान की आयु, दोस्तों जो मतदान की आयु है कितनी है दोस्तों, बता दूं मैं, जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 में दोस्तों किया गया था। इसके थ्रू क्या हुआ दोस्तों, जो मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, जो मतदान की आयु है दोस्तों 61वें संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, उसके द्वारा दोस्तों जो मतदान की आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में भी दोस्तों वोट डालने की आयु है 18 वर्ष, और दोस्तों जो 1989 से पहले कितनी थी, 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जो राष्ट्रीय मतदान दिवस है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 25 जनवरी। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। पंचायती राज दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, मतदान की आयु 61वें संविधान संशोधन 1989 से 21 से घटाकर 18 कर दी गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों देखिएगा कि जो 2021 की जो मतदाता दिवस थी उसकी थीम थी दोस्तों, मेरा वोट मेरा भविष्य। यानी कि मेरा वोट मेरा भविष्य, यानी कि जो मेरा एक वोट है मेरे भविष्य को निर्धारित कर सकता है कि मेरे भविष्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक वोट की शक्ति दोस्तों आपका भविष्य तय कर सकती है दोस्तों। अगर आप अच्छे नेता को चुनते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छे काम कर सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, तो दोस्तों आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कीमती है। इसकी पावर को, इसकी शक्ति को समझो दोस्तों। यानी कि कहते हैं ना कि मेरा वोट मेरा भविष्य, यानी कि मेरा एक वोट मेरा भविष्य निर्धारित कर सकता है। जरूर दोस्तों वोट डालने में अपनी भूमिका निभाएं और एक अच्छी सरकार बनाने में आपकी भूमिका जरूर निभाएं दोस्तों। ठीक है, आप कहीं भी रहे हों लेकिन वोट डालने जरूर आइए। चलिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 21, इनमें किसको 24वां ब्याज सम्मान दिया गया है दोस्तों, इनमें से किसको 24वां ब्याज सम्मान दिया गया है दोस्तों, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कमल गोयनका। ठीक है दोस्तों, 24वां ब्याज सम्मान प्राप्त करने वाले कमल गोयनका को दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें 2014 में दिया गया। ये दोस्तों पुरस्कार कब दिया गया था, 2014 में। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको और हम महत्वपूर्ण प्रश्न बता देते हैं। देखिएगा कि 24वां ब्याज सम्मान दिया गया था कमल गोयनका 2014 को। और दोस्तों ब्याज सम्मान ये किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, जो ब्याज सम्मान है दोस्तों किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ब्याज सम्मान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991 में। ठीक है दोस्तों, 1991 में ब्याज सम्मान की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों 30वां, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा आपको हम लेके आए हैं, किस संस्था द्वारा ब्याज सम्मान दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन। 30वां ब्याज सम्मान दोस्तों, 30वां ब्याज सम्मान 2020। ठीक है, 2014 में 24वां दिया गया था कमल गोयनका को। और 30वां ब्याज सम्मान 2020 में दोस्तों किसको दिया गया है, शरद पगारे, शरद पगारे को दिया गया दोस्तों, पाटलिपुत्र की सामग्री, पाटलिपुत्र की सामग्री। ठीक है, 30वां ब्याज सम्मान 2020 में शरद पगारे किस के लिए दिया गया, पाटलिपुत्र की सामग्री। और दोस्तों 31वां ब्याज सम्मान किसको दिया गया है, 2021 में दोस्तों, 30वां शरद पगारे, 31वां ब्याज सम्मान 2021 में दिया असगर वजाहत। ठीक है, जो इनकी जो नाटक है महाबली के लिए दिया गया है। जो 31वां ब्याज सम्मान है दोस्तों 2021 में दिया गया है असगर बहजात महाबली को। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 22, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 22 का दोस्तों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक
ठीक है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है दोस्तों, देखिएगा गणनाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, इसका भी निषेध है। प्रचार के लिए सरकारी मशीन का उपयोग करना, ये भी निषेध है। निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, ये भी निषेध है। तो यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। चलिएगा आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, देखिएगा क्या है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई, बताइएगा दोस्तों इसकी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर 14 जनवरी 1965, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, नई दिल्ली, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली में है, ठीक है। यह संस्था भविष्य हेतु कृषि उपजों का भंडार करती है। उल्लेखनीय है दोस्तों कि भारत में कृषि उत्पादन के विपणन हेतु सहकारी संस्था कौन सी है दोस्तों, नेफेड NFED, ठीक है। क्या दोस्तों, भारत में कृषि उत्पादन के विपणन हेतु सहकारी संस्था कौन सी है, नेफेड। चलिएगा दोस्तों आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 24। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइएगा दोस्तों कब मनाया जाता है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। वो भी वीर रहे होंगे, वो शहीद है दोस्तों 23 मार्च, शहीद दिवस भगत सिंह। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को दोस्तों क्या हुआ था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई। किस किस को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। दोस्तों ये हमारे देश के वीर सिपाही थे दोस्तों, ठीक है। उनका बलिदान देश के लिए बहुत ही बड़ा आज हमारे दिल में बसते हैं, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 25। बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए, देखिएगा दोस्तों 25 का आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 25, बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितने चरणों में हुए दोस्तों, 5 चरणों में, ठीक है, 5 चरणों में। ध्यान दीजिएगा बिहार राज्य विधानसभा चुनाव 5 चरणों में संपन्न हुए। इस चुनाव उपरांत रजत जदयू और कांग्रेस के महागठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और जदयू नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने गए, नीतीश कुमार, ठीक है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 26। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें हमने बार बार क्वेश्चनों को रिपीट किया है और दोस्तों आपको याद कराने की कोशिश हमने बार बार की है दोस्तों, और हम ऐसे ही आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराते रहेंगे दोस्तों। आपके माइंड में हमारा सेट करना, याद कराना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, इसका मिलान करना है। निम्नलिखित को सुनिश्चित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। मिलान करना है और सही कूट का अंतर देना है। तो दोस्तों देखिएगा हम मिलान करते हैं। विश्व डाक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों, 9 अक्टूबर को। यानी कि हम नंबरिंग कर देते हैं दोस्तों इधर पे, 1 का तीसरा, ठीक है, ये यहाँ है 9 अक्टूबर, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, अभी हम दोस्तों पीछे हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, ध्यान होगा दोस्तों आपको। बताइएगा कब है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी, ठीक है, ये हो गया 2। तो दोस्तों मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, ये 4 हो गया दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। मानवाधिकार 10 दिसंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 1 जनवरी। तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर देखिएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1 दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया ए। देखिएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया, देखिएगा बता दें, दोबारा से रिवाइज करा दें दोस्तों, जल्दी देखिएगा। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। भूलिएगा नहीं दोस्तों, हमने बार बार प्रश्न आपको याद कराने की कोशिश करी। आगे देखिएगा, आगे भी हम आपको याद कराएंगे, क्यों घबरा रहे हो दोस्तों। देखिएगा याद करा के छोड़ेंगे, बस कुछ नहीं, बस हमारे साथ लगे रहिए। विश्व डाक दिवस दोस्तों जल्दी से बताइए, 9 अक्टूबर, ठीक है, 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जल्दी से बताइएगा, 25 जनवरी, ठीक है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी। शहीद दिवस दोस्तों 23 मार्च। भगत सिंह जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनको दोस्तों फांसी लगी थी
वो भी बड़े वीर रहे होंगे। पर्यावरण दिवस दोस्तों जल्दी से बताइएगा 5 जून। ठीक है। विश्व डाक दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, ठीक है, सॉरी 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों जल्दी से बताइएगा 25 जनवरी। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। शहीद दिवस दोस्तों 23 मार्च। और पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून। चलिएगा आगे देखिएगा जल्दी से। ओजोन दिवस बताइएगा दोस्तों जल्दी से फटाफट 16 सितंबर। ठीक है। पृथ्वी दिवस दोस्तों जल्दी से बताइएगा 22 अप्रैल। ठीक है, सारे याद हो जाएंगे। जैव विविधता दिवस दोस्तों 22 मई। जल दिवस 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों जल्दी से बताइएगा 21 जून। ठीक है, सारे याद हो गए। चलो अब दोस्तों एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ उंगलियों पे जल्दी से दोस्तों फटाफट। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त दोस्तों। शहीद दिवस दोस्तों 23 मार्च। पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून। ओजोन दिवस 16 सितंबर। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व जल दिवस 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। ठीक है दोस्तों, चलेगा आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 27, भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी 43। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में 10 लाख की आबादी वाले शहरों की संख्या 43 है, जिसमें 7 शहर उत्तर प्रदेश राज्य में है। 7 शहर कहाँ पे हैं? यूपी में। ठीक है दोस्तों, 7 शहर यूपी में है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख आबादी वाले जिलों की संख्या 12 है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। देखिएगा क्या है 28। संकल्प प्रदान अभियान किसने आरंभ किया? जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिल गेट्स। ठीक है, चलिएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संकल्प प्रदान अभियान का प्रारंभ जून 2010 में बिल गेट्स व वॉरेन बफेट ने आरंभ किया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है 29। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या है? भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। भूरी क्रांति किस खेल को बल देने पर केंद्रित है? उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आए हैं। कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियां हैं महत्वपूर्ण दोस्तों हम बता रहे हैं। दोस्तों जल्दी से देखिएगा कौन कौन सी क्रांतियां, देखिएगा दोस्तों जल्दी से बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। किससे? खाद्यान्न। ठीक है दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन से। और श्वेत क्रांति दोस्तों दुग्ध उत्पादन। और पीली क्रांति दोस्तों जल्दी से बताइए किससे संबंधित है? खाद्य तेल और दोस्तों तिलहन। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों नीली क्रांति दोस्तों जल्दी से बताइए, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए, मत्स्य। नीली क्रांति। गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा मछली। ठीक है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। पीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? खाद्य तेल और तिलहन फसल से। और दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा मछली से संबंधित है। चलिएगा दोस्तों आगे भी देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है दोस्तों। धूसर क्रांति दोस्तों उर्वरक उत्पादन, क्या दोस्तों? उर्वरक उत्पादन से है, उर्वरक उत्पादन। ठीक है, रजत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन। ठीक है, और सुनहरी क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? बागवानी। सुनहरी क्रांति बागवानी। गोल क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा, आलू। और लाल क्रांति दोस्तों मांस, टमाटर। ठीक है, धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा, सुनहरी क्रांति बागवानी, गोल क्रांति आलू और लाल क्रांति मांस, टमाटर। ठीक है दोस्तों जल्दी से देखिएगा, हम एक बार दोबारा से रिवाइज कराते हैं फटाफट। देखिएगा
जल्दी से दिखाते हैं आपको। हरित क्रांति दोस्तों खाद्यान्न से उत्पादन है संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न से उत्पादित है यानी संबंधित है। और श्वेत क्रांति दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति खाद्य तेल और तिलहन से संबंधित है दोस्तों। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है यानी मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई। गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति दोस्तों उर्वरक से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और रजत क्रांति दोस्तों आपको बता दें अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। सुनहरी क्रांति दोस्तों बागवानी उत्पादन जिसमें बागवानी है दोस्तों शहद उत्पादन से। और दोस्तों आपको बता दें गोल क्रांति आलू से उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति दोस्तों मांस और टमाटर से संबंधित है। चलिएगा दोस्तों आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 का दोस्तों जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा। व्रत सांची स्फूर्त किस काल से संबंधित है। गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, मौर्य काल, कुषाण काल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मौर्य काल, यानी कि जो व्रत सांची स्फूर्त किस काल से संबंधित है, मौर्य काल से। देखिएगा व्रत सांची के स्फूर्त का निर्माण मौर्य वंशीय सम्राट अशोक ने सांची नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में कराया था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। उल्लेखनीय है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेस, यानी कि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा, पहली बार किसने पढ़ा दोस्तों इसको। जो 1837 में जो सफलता मिली दोस्तों 1837 में वो थी दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाली पहली सफलता किसने प्राप्त की 1837 में, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है 31वां। निम्न में कौन सा असंगत है, बताइएगा दोस्तों इसका जल्दी से। असंगत कौन सा है, कुणाल कपूर, संजीव कपूर, तरला दलाल या नीता मेहता। दोस्तों जल्दी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, कुणाल कपूर। दोस्तों क्या है, कुणाल कपूर, इसका राइट आंसर हो गया कुणाल कपूर। देखिए ध्यान दीजिएगा, नीता मेहता, संजीव कपूर और तरला। नीता मेहता, ठीक है, नीता मेहता, संजीव कपूर और तरला दलाल दोस्तों इनका संबंध पाक कला से है। इनका संबंध दोस्तों पाक कला से है, ठीक है। और दोस्तों कुणाल कपूर पाक कला से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 32। किस एशियाई देश ने अपने देश के नए संविधान की रचना हाल ही में की है, बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिएगा नेपाल नामक एशियाई देश में हाल ही में अपने नए संविधान की रचना की है, जिसका पहला संशोधन 23 जनवरी 2016 को हुआ। इस संविधान के द्वारा नेपाल अब हिंदू राष्ट्र न होकर के धर्मनिरपेक्ष, यानी कि अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है, जैसे भारत की तरह। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिएगा अगला प्रश्न नंबर 33। देखिएगा भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केरल। यानी कि दोस्तों भारत के केरल राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन 8.3 लीटर और दोस्तों सर्वाधिक है। इस संदर्भ में पंजाब में दोस्तों 7.9, पंजाब में दोस्तों कम है, लेकिन दूसरा स्थान पंजाब का है और पहला स्थान दोस्तों केरल का है 8.3 लीटर। यानी कि भारत के केरल राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है 8.3 लीटर और दूसरे नंबर पर है दोस्तों पंजाब 7.9 लीटर प्रति व्यक्ति, इसका दूसरा स्थान है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 34। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा निम्नलिखित को सुलभित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर मिलान कीजिए। दोस्तों देखिएगा इसका राइट आंसर हम आपको बता दें क्या होगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी से दोस्तों। देखिएगा हिंदू का मिलान कीजिए दोस्तों। हिंदू किससे संबंधित है दोस्तों, बताइएगा। हिंदू दोस्तों सनातनी और आर्य समाजी, हिंदू सनातनी और आर्य समाजी। नंबरिंग कर देते हैं दोस्तों, ऐसे मिलान करते हैं, जैसे 4, ठीक है, 4 हो गया। मुसलमान शिया और सुन्नी, मुसलमान शिया और सुन्नी यानी 3, ठीक है दोस्तों। और देखिएगा सिख निरंकारी और नामधारी, जो सिख हैं निरंकारी और नामधारी यानी कि 1। अब दोस्तों ईसाई दोस्तों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म, ईसाई कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दोस्तों 2। अब दोस्तों जल्दी से देखिएगा 4 3 1 2, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है। 34 में का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। हिंदू का संबंध दोस्तों किससे, सनातनी और धर्म समाज से। मुसलमान का दोस्तों शिया और सुन्नी से। सिख का दोस्तों बताइएगा निरंकारी और नामधारी। ईसाई का कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि गुजरात,
क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? गुजरात। देखिएगा भारत के राज्य गुजरात में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है जो कच्छ के रण में अवस्थित है। देखिएगा दोस्तों गुजरात राज्य में ही एशिया का बब्बर शेर तथा जंगली गधे का अभ्यारण्य है। दोस्तों गुजरात में क्या क्या है? एशिया में बब्बर शेर और दोस्तों जंगली गधे। ठीक है, ये दोस्तों यूपी टेट में प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है 36। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देखिएगा दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। गेहूं उत्पादन में दूसरा और तीसरा स्थान क्रम से पंजाब और हरियाणा का है। दूसरा स्थान दोस्तों पंजाब है और दोस्तों तीसरा स्थान है दोस्तों हरियाणा। ठीक है, और पहला दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 37। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। क्या दोस्तों जल्दी से वर्ष, इसको वर्ष करो। वर्ष 1913 से 14 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला? बताइएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिएगा वर्ष 1913 से वर्ष 2014 की अवधि में कुल 8 भारतीयों को नोबेल मिला, यानी कि 2013 से 14 तक अवधि में कुल 8 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत मूल के सम्मान प्राप्त व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन एवं कैलाश सत्यार्थी हैं। ठीक है, कितने लोगों को मिला था दोस्तों? 8। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि अभी तक भारत में 13 से 14 तक दोस्तों 8 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों कौन कौन से हैं देखिएगा, हम बता दें। भारतीय मूल के रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन एवं कैलाश सत्यार्थी हैं। अन्य भारतीय मूल के किंतु विदेशी नागरिक जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों, उनके नाम है हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एवं वेंकटरमण राधाकृष्णन। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा 38। इनमें कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? दोस्तों बताइएगा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था जाकिर हुसैन, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी जत्ती, न्यायमूर्ति एस हिदायतुल्लाह और बीबी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। डी जत्ती और दोस्तों एम हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह और बीबी गिरी दोस्तों ये तीनों कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, जबकि जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति 1967 से 1969 तक रहे हैं। ठीक है, चलिएगा इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिएगा आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है 39, नाइट्रिक अम्ल। प्रश्न नंबर 39 का जल्दी से राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा। देखिएगा दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? चांदी, सोना, तांबा, निकेल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सोना। ठीक है, देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 धातु पर बेअसर होता है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न और लास्ट इस सीरीज का, इस पेपर का लास्ट और अंतिम प्रश्न। ठीक है, और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दो दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी आगे वाली क्लास हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, और याद कराने की गारंटी, जैसा कि हम बोल चुके हैं ना, बार बार क्लासों को क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे और एकदम पोस्टमार्टम जितने भी दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन है हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे और दोस्तों आपके माइंड में ऐसे सेट कर देंगे कि दोस्तों आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कराएंगे दोस्तों, और हम याद करा के छोड़ेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, बताइएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 40, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? बताइएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुंबई, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिएगा भारत के तटवर्ती शहर मुंबई में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है जो बांद्रा से वर्ली को लिंक करता है। कहाँ से? बांद्रा से दोस्तों वर्ली। ठीक है, वर्ली को लिंक करता है। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ठीक है, इसका नाम दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा दोस्तों आपका अपना परिवार शिक्षा 24/7 बहुत बेहतरीन संस्थान दोस्तों, हमारे साथियों को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रदान कराने वाला शिक्षा 24/7 दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण क्लासें हैं इस सीरीज़ की और बहुत सारी क्लासेस हम आपके लिए लाते हैं, तो वो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको आसानी से प्राप्त हो जाए और दोस्तों आप तक वो क्लास पहुंच जाए। और दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों सरस्वती माँ की कृपा आप पर बनी रहे। हम दुआ करते हैं सरस्वती माँ से कि आप हमारे साथियों को, हमारे दोस्तों को जल्दी से जल्दी सफलता मिले और अपने सपनों को साकार कर सकें, अपनी माता पिता के सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। हे सरस्वती माँ हमारे दोस्तों को जल्दी से जल्दी सफल बनाएं। और दोस्तों आपको हम बताना भूल गए, देखिएगा ये जो पेपर है ना ऑब्जेक्टिव, हमने आपके तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि प्रैक्टिस के लिए हमने सारे प्रश्न में इसमें आंसर डाले हैं दोस्तों। आपको ये पीडीएफ प्राप्त कर लेनी है टेलीग्राम से दोस्तों और इसको आराम से एक क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों सारे प्रश्न हमने इसमें डाल दिए हैं आपके लिए, बहुत ही 40 प्रश्न हमने डाले हैं, इसको लगाइएगा, ठीक है। आपको उपलब्ध हो जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ से ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, नहीं तो डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे शिक्षा 24/7 सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल आएगा, वहाँ ज्वाइन करके ये पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा और बहुत सारी पीडीएफ नोट्स हम आपको वहीं उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। और दोस्तों आशा करते हैं प्लीज़ आपको क्लास पसंद आई हो तो हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। शिक्षा 24/7 और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। चलिएगा तो दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।